नमस्कार साथियों, मैं बीके कुशवाहा अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स थिंकर्स पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कई दिनों से जो है मैं बीएचयू बीएड मैथ्स का जो क्वेश्चन पेपर है उसकी मांग कर रहा था अपने दोस्तों से, जो हमारे बच्चे हैं उनसे मैं मांगने की कोशिश कर रहा था। तो बहुत कोशिश के बाद जो है मुझे ये क्वेश्चन पेपर हासिल हुआ है और मुझे पता है कि आप लोग कितने इसके लिए क्यूरियस हैं, इसके आंसर के लिए। तो चलिए इस वीडियो में जो है हम इसके आंसर्स को देखेंगे। जो भी हमारा क्वेश्चन है उसके सारे आंसर्स को हम देखेंगे इसमें। ये हमारा पहला पार्ट होगा, पार्ट 1 होगा, जिसमें हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे। 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन इसमें हम लोग करेंगे। चलिए इससे पहले हम इसमें कुछ बता दें आप लोगों को कि सेट वाइज, चूँकि ये पेपर जो है सेट वाइज होता है, तो ये दूसरा सेट जो है मुझे उपलब्ध हो पाया है, तो ये सेट 2 है। फुल मार्क्स जो है 300 का होता है और टोटल टाइमिंग जो है वो 2.5 घंटे की होती है, जिसमें आपको 2.5 घंटे में टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं। 100 क्वेश्चन को करना होता है और 300 मार्क्स के होते हैं। एक क्वेश्चन पे जो है आपको 3 मार्क्स अवॉर्डेड है, 3 नंबर मिलता है एक क्वेश्चन सही होने पे, और एक क्वेश्चन गलत होने पे 1 मार्क्स कटौती होती है। कट ऑफ की बात करें तो 2018 मतलब 2018 में जो कट ऑफ था, कट ऑफ नहीं, हाईएस्ट मार्क्स की मैं बात करता हूँ, क्योंकि काउंसलिंग के अकॉर्डिंग वो तो कट ऑफ निर्धारित किया जाता है, लेकिन जो हाईएस्ट मार्क्स था 2018 में वो 162 था। वहीं 2019 में आई थिंक 216 था, 216। तो ये जो हाईएस्ट मार्क्स है या फिर जो कट ऑफ है, ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन के लेवल के हिसाब से निर्धारित किया जाता है। तो ये आप लोग मुझे यहाँ पे कमेंट करके बताएंगे कि किस लेवल का क्वेश्चन था, तो मैं उस पर कट ऑफ पे भी बात कर सकता हूँ। फिलहाल इस वीडियो में हम सारे क्वेश्चंस का आंसर देखेंगे, 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन तक का पार्ट 1 होगा हमारा, और पार्ट 2 में जो है हम बाकी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो इस सेट का पहला क्वेश्चन जो है कह रहा है क्या कि भारत में वर्ष 2019 में प्रारूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति हेतु गठित समिति का अध्यक्ष कौन था। जो 2019 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है उसके जो अध्यक्ष कौन थे, इसमें 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं और इसमें से एक कोई है। पहला ऑप्शन है के कस्तूरीरंगन, दूसरा है UR राव, तीसरा है CNR राव और चौथा है प्रकाश जावड़ेकर। तो इसमें जो है चारों ऑप्शन में पहला जो ऑप्शन है आपका वही हमारा करेक्ट आंसर होगा, के कस्तूरीरंगन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 2 कह रहा है कि NIEPA कहाँ स्थित है। NIEPA, तो ऑप्शन हमारे पास दिया गया है हिसार, दूसरा है न्यू दिल्ली और तीसरा है करनाल, चौथा है चंडीगढ़। तो इसमें जो है जो हमारा ऑप्शन 2 है वही सही है। नई दिल्ली जो है ये नई दिल्ली में अवस्थित है, NIEPA। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 कह रहा है कि विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में अकादमिक कार्यक्रम कौन सी संस्था द्वारा नियमित एवं नियंत्रित होते हैं। तो ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, स्पेशल एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, और फोर्थ ऑप्शन जो है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। तो इसमें से जो है जो पहला ऑप्शन हमारा है रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा सन 2003 में जारी प्रोजेक्ट शिक्षा, जो शिक्षा हमारा प्रोजेक्ट जारी हुआ था, उसके द्वारा जो सरकारी विद्यालय शिक्षक जो थे उनमें से किस कौशल का विकास किया गया है। ठीक है, किस कौशल के विकास के विषय में बात किया जाता है उस शिक्षा प्रोजेक्ट में। तो ऑप्शन है हमारे पास IT स्किल्स, एंटरप्रेन्योरशिप, टीचिंग लर्निंग मटेरियल और लीडरशिप। तो इसमें जो पहला ऑप्शन हमारा है IT स्किल्स, यही हमारा आंसर हो जाएगा, IT कौशल। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि 2017 में शिक्षक दिवस के अवसर पर, देखिए आज शिक्षक दिवस भी है, शिक्षक दिवस के अवसर पर कौन सा ऑनलाइन पोर्टल शिक्षकों को डिजिटल सुविधा प्रदान करने हेतु जारी किया गया। तो इसमें आप ऑप्शन देख रहे हैं कि दीक्षा,
शिक्षा, ज्ञान और शक्ति। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है अर्थात दीक्षा जो है यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 कह रहा है कि परीक्षा में तनाव के प्रबंधन हेतु प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लिखी गई जो किताब का शीर्षक है वो क्या है। तो आप सभी को पता है कि मोदी जी ने परीक्षाओं के बच्चों की जो टेंशन है, जो तनाव है, उससे मुक्त करने के लिए एक किताब लिखा है उन्होंने। तो उस किताब का क्या शीर्षक है हमें बताना है। पहला ऑप्शन है एग्जाम वॉरियर्स, दूसरा है परीक्षा पे चर्चा, तीसरा है परीक्षा वीर और चौथा है राष्ट्र रक्षक। तो कहीं ना कहीं इसमें जो है सभी को पता होगा कि पहला ऑप्शन जो है हमारा वही आंसर हो जाएगा। एग्जाम वॉरियर्स जो है इसको हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना किसकी सिफारिश थी, अर्थात किसके कहने पे, किसकी जो है एक नीति थी जिन्होंने इसको दिया और जो है उसे जो है जवाहर नवोदय विद्यालय जो है खोलने की बात की गई। तो ऑप्शन आपको दिख रहा है कि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जो 1952 टू 53 था, दूसरा है कोठारी कमीशन जो 1964 में लाया गया था, तीसरा है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 और चौथा है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। तो इसमें जो ऑप्शन है, जो चौथा ऑप्शन है वही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति जो दिया गया है 1986 में, वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8 कह रहा है क्या कि नई शिक्षा नीति 2019 द्वारा अनुशंसित नई पाठ्यक्रम संरचना क्या है। जो अभी शिक्षा नीति जो आई है, जो 2019 से मतलब लाने की बात हो रही थी, तो उसमें जो आया है तो आप सभी जानते हैं कि उसमें क्या लाया गया है। चलिए हम ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या गिवन है हमें। 5+3+3+4, दूसरा है 9+2+2+2 और तीसरा है 5+5+2+3 और चौथा है 8+2+3+2। जी नहीं, इसमें जो पहला ऑप्शन है हमारा वही आंसर है। ठीक है, 5+3+3+4 पहला ऑप्शन जो है वही आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए क्वेश्चन 9 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन 9 कह रहा है कि राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग NIRF से जानते हैं, कह रहा है कि किस संस्थान ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है 2019 में। ठीक है, ऑप्शन दिया गया है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर, दूसरा ऑप्शन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, तीसरा ऑप्शन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर और चौथा जो हमारा ऑप्शन है वो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी। देखिए जिस पेपर की हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जिस पेपर को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो ऑप्शन में भी दिया गया है। हालांकि अनफॉर्चुनेटली ये आंसर नहीं है। आंसर जो है, आंसर दूसरा वाला आंसर हो जाएगा हमारा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। 9 का आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद, जिसको NAAC के नाम से जाना जाता है, कौन सा कथन इसमें सही है उसके विषय में। तो चलिए देख लेते हैं। 4 ऑप्शन देखिए, ABCD 4 ये कथन दिए गए हैं। उसके बाद हमें मल्टीपल चॉइस है। ठीक है, मोर देन वन आंसर इसमें है, तो हम देखेंगे इसमें कौन सा ऑप्शन हो सकता है। चलिए, पहला है कि इट्स हेड क्वार्टर इज लोकेटेड इन बेंगलोर, NAAC का जो हेड क्वार्टर है वो बेंगलुरु में है, पहला है। दूसरा कह रहा है कि इट हैज़ रीजनल ऑफिसेज, इसके पास जो है क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं अपने, बिल्कुल ठीक है, ये भी सही है, पहला भी सही है हमारा। इसका जो हेड क्वार्टर है वो बेंगलोर में है, दूसरा जो रीजनल इसके ऑफिस हैं बिल्कुल है। और कह रहा है क्या, इट असेसेस एंड एक्रेडिट्स हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, यह जो है कहीं ना कहीं शिक्षा संस्थानों का जो है मूल्यांकन और मान्यता भी देता है, ये भी हमारा सही है। चौथा है इट इज़ एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन, ये कह रहा है कि ऑटोनोमस है, नहीं ये हमारा गलत है। यानी कि पहला यानी ABC ये तीनों हमारा सही है, मतलब हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। ठीक है, 1 नंबर जो हमारा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि केतन की ओर इशारा करते हुए नम्रता ने कहा कि वह मेरे पिता के इकलौते बेटे का बेटा है। तो केतन की माँ जो है नम्रता से कैसे संबंधित है। पहला ऑप्शन है भाभी है, दूसरा बेटी है, तीसरा चाची है और चौथा बहन है। तो इसमें जो आंसर आपका हो जाएगा वो सिस्टर इन लॉ हो जाएगा, पहला ऑप्शन जो है हमारा वही सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं 12 पे। 12 जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है। कह रहा है क्या कि इफ स्कॉटलैंड इज रिटन एज 1 to 8, ठीक है, 1 से लेकर के 8 तक लिखा जाता है। लोन को जो है लिखा जाता है 1435, लॉट्स को लिखा जाता है 8124,
डैन को लिखा जाता है 537, सन को लिखा जाता है 458, तो कह रहा है कि कोड सी के लिए कोड क्या हो सकता है, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया 0456, तो 6 जो है हमारा ऑप्शन सही है, क्योंकि सी के लिए जो है 6 जो है सी को रिप्रेजेंट करेगा। चलिए क्वेश्चन 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन 13 कह रहा है क्या कि एक निश्चित कोड में फायर को QHOE लिखा जाता है, फिर मूव को इस तरह से लिखा जाता है, तो कह रहा है ओवर के लिए क्या कोड होना चाहिए। तो ओवर के लिए जो कोड होगा वो हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा MWED, ठीक है। MWED जो पहला ऑप्शन है हमारा वही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला चलते हैं 14 पे। क्वेश्चन 14 कह रहा है कि इन अ सर्टेन लैंग्वेज रिमोट इज कोडेड एज ROTEME, तो कह रहा है कि ये PNIICC किस वर्ड के लिए जो है लिखा जाएगा, ठीक है, मतलब कौन सा वर्ड जो है इसको रिप्रेजेंट करेगा। तो आपके पास ऑप्शन 4 दिए गए हैं, तो चारों में से जो चौथा ऑप्शन है हमारा वही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी पिकनिक जो आंसर है यही हमारा आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन 15 की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन 15 आपको कह रहा है क्या कि यदि किसी निश्चित भाषा में पॉपुलर को इस तरह से लिखा जाता है तो कौन सा शब्द जो है इसको कोडित करेगा। तो इसमें जो है हमारा 4 ऑप्शन जो दिया गया है, इसमें से दूसरा ऑप्शन जो हमारा है वही आंसर हो जाएगा, मतलब फेमस, जो फेमस है वही आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन 16 कह रहा है कि संख्या अक्षर समूह चुने जो अन्य तीनों से अलग है, कौन सा इसमें जो है अलग है यही हमें बताना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं पहला ऑप्शन है 18R, 24X, 22V और 12M। देखिए यहाँ पे जो वर्ड लिखा गया है ना, जो एक पर्टिकुलर वर्ड लिखा गया है उसका वो नंबरिंग है, ABCD का जो नंबर है वो है। तो R को 18 से रिप्रेजेंट करते हैं, X को 24 से, और V जो है वो 22 नंबर पे आता है ABCD के लेटर में। लेकिन 12 जो है वो M को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ठीक है। M का मतलब होता है 13, अर्थात जो हमारा यही ऑप्शन जो चौथा है यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, चौथा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि यदि अंग्रेजी अक्षर उल्टे में लिखे गए हैं तो बाएं से 13वें अक्षर के दाईं और चौथा अक्षर क्या होगा। तो इसमें आप ऑप्शन देख रहे हैं क्या, J है, K है, L है और M है। तो इसमें जो J होगा पहला जो है वही हमारा आंसर हो जाएगा, J जो है वही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि पता करें कि कौन सा अक्षर श्रृंखला दिए गए नियम का अनुसरण करता है। तो इस तरह से आप इसमें देखेंगे कि दोनों में, चारों ऑप्शन में कहीं ना कहीं एक हमें सीक्वेंस ढूंढना होता है, तो इसमें जो सीक्वेंस है वो पहला हमारा आंसर हो जाएगा। 19 क्वेश्चन देखते हैं। तो 19 क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि रोहन जो है उत्तर की ओर 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है, बाईं ओर मुड़ता है, फिर जो है 2 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। तो इस तरह से जो है वह बिंदु अपनी बाईं ओर मुड़ता है, फिर बाईं मुड़ता है, ठीक है, और 3 किलोमीटर चलता है। तो शुरुआती बिंदु से जो है कह रहा है कितने किलोमीटर वो दूर है। तो इसके अनुसार आपका पहला ऑप्शन जो है वो आंसर हो जाएगा 1 किलोमीटर। क्वेश्चन 20 बात करें तो कह रहा है कि 5 बच्चे जो इसमें दौड़ में भाग लिए हैं, और इस तरह से क्वेश्चन आपके पास कह रहा है कि राज जो है मोहित से पहले लेकिन गौरव के पीछे समाप्त हो गया, आशीष जो है संचित से पहले लेकिन मोहित से पीछे रहे, तो दौड़ किसने जीती। तो इसमें जो दौड़ जिन्होंने जीता है वो गौरव है, ठीक है, गौरव ने जो है दौड़ जीता है। चलिए 21 देखते हैं। तो 21 आपके पास क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्यार्थी के असामाजिक व्यवहार में अपेक्षित सुधार लाने के लिए क्या नहीं करना चाहिए। देखिए क्या नहीं करना चाहिए कह रहा है, तो ऑप्शन हमारे पास हैं कि विद्यार्थी की समस्या का विश्लेषण करना, उसको परामर्शदाता के पास भेजना, दूसरे विद्यार्थियों को उससे अंतरक्रिया करने के लिए मना करना, अभिभावक को उसके बारे में सूचित करना। तो क्या नहीं करना चाहिए, तो जो अंतरक्रिया है, इंटरेक्शन है, उससे मना करना जो है यही ऑप्शन हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा में समूह क्रियाएं उन्नत करने में मदद करती है, क्या मदद करती है ये हमें देखना है। तो कहीं ना कहीं जो कोऑपरेशन है वो हमें हेल्प करता है बच्चे को कहीं ना कहीं उन्नत बनाने में, तो कोऑपरेशन जो है वही आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि छात्रों में सृजनात्मक चिंतन के विकास हेतु शिक्षक को चाहिए कि क्या चाहिए? कक्षा का वातावरण लचीला रखें, छात्रों को नियंत्रित रखें, उन्हें परंपराओं पर भाषण दें, प्रत्येक चरण पर निर्देशित करें। तो जैसा कि आपके पास सभी ऑप्शन दिख रहा है, इसमें पहला ऑप्शन जो है हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वातावरण को कहीं ना कहीं लचीला करना होता है ताकि हर बच्चे जो है उभर सके, हर बच्चे जो है अपनी बातों को रख सकें। चलिए 24 पे चलते हैं। कह रहा है कि संकोची विद्यार्थियों में आत्मविश्वास विकसित करने के लिए आप एक अध्यापक के रूप में कौन सा इसमें जो क्राइटेरिया है उसको आप अपनाएंगे? तो पहला कह रहा है कि ऐसे विषय पर जो है कुछ कहने का अवसर देंगे जो जानते हैं लेकिन दूसरे नहीं जानते। दूसरा है कि उनको बोलने के लिए मजबूर करेंगे। नहीं, मजबूर आप किसी को नहीं कर सकते, मजबूर नहीं करेंगे। तीसरा है कि यदि वे बोल नहीं पाते हैं तो उन्हें डांटेंगे नहीं, डांटना भी नहीं किसी बच्चे को। फिर कह रहा है उनकी उपेक्षा करेंगे नहीं, ये भी उपेक्षा भी नहीं करनी है किसी को। यानी पहला जो हमारा ऑप्शन है यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षक कहाँ में प्रश्न पूछता है? कक्षा में प्रश्न पूछता है। किस लिए आखिर प्रश्न पूछा जाता है? अनुशासन बनाए रखने के लिए? नहीं, ये कोई ज़्यादा ये नहीं है। शिक्षण उन्नत करने के लिए? ये भी उतना अच्छा नहीं है। छात्रों को व्यस्त रखने के लिए? नहीं। विद्यार्थियों की अभिव्यक्ति तथा अंतःक्रिया को प्रोत्साहित करने के लिए? बिल्कुल, यही आंसर हमारा एग्जैक्ट है, सही है। 26 कह रहा है कि अगर कोई छात्र अकारण आपके साथ दुर्व्यवहार करे तो आप क्या करेंगे? देखिए, बच्चा जो है कभी कभी जो है टीचर के साथ बदमाशी करता है तो आप क्या करेंगे ये बताना है। उसे तुरंत सजा देंगे? नहीं, सजा नहीं दे सकते, सजा नहीं देना है। प्रधानाध्यापक से शिकायत करेंगे? नहीं, शिकायत भी नहीं करना है। उससे अभिभावक को बुलाएंगे? नहीं, ये भी नहीं करना है आपको। यानी चौथा ऑप्शन, जानने की कोशिश करेंगे कि उसने ऐसा क्यों किया, आखिर उसने क्यों ऐसा किया, ये चीज़ करेंगे हम। ये हमारा सही आंसर है। चलिए 27 क्वेश्चन कह रहा है क्या विद्यालय में छात्रों को अभिप्रेरित करने के लिए आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है छात्रों में प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास करेंगे। दूसरा है चर्चित लोगों के उदाहरण देंगे, छात्रों को पारितोषिक देंगे और प्रेरणा के महत्व पर भाषण देंगे। देखिए, 4 ऑप्शन जो है इसमें सबसे जो ज़्यादा सूटेबल है वो है कि चर्चित लोगों के उदाहरण देंगे हम। ये हम काम कर सकते हैं क्योंकि फेमस लोगों के उदाहरण देंगे आप तो बच्चा कहीं ना कहीं उनके जैसा होने की कोशिश करता है, सीखने की कोशिश करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जब कक्षा में छात्रों की संख्या बहुत अधिक हो तो सबसे बड़ी हानि होती है, क्या हानि होती है? तो अध्यापक को छात्रों के नाम याद नहीं रखते? नहीं। श्यामपट्ट पर लिखा सभी छात्रों को दिखाई नहीं देता है? नहीं, ये उतना सही नहीं है। शिक्षक छात्रों के गृह कार्य जांच नहीं पाता है? नहीं। अभिभावक अध्यापक छात्रों पर व्यक्तिगत ध्यान नहीं दे पाता है? ये हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा क्योंकि ये हमारा रूल है कि सभी बच्चों पर आपके ध्यान जाने चाहिए यदि आप शिक्षक हैं तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 29। कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए, क्यों? क्योंकि इससे देश प्रेम की भावना विकसित होती है, इससे बालकों को पाठ्यवस्तु समझने में सुविधा होती है, ये हो सकता है, इसमें मातृभाषा का विकास में सहायता मिलती है, या शिक्षण प्रक्रिया में मदद करता है। जो सबसे ज़्यादा जो एग्जैक्ट जो सूटेबल आंसर है वो हमारा दूसरा ऑप्शन सही है कि जो है बच्चों को जो है पाठ्यवस्तु समझने में सुविधा होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब कोई विद्यार्थी अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे? आप एक शिक्षक हैं तो क्या करेंगे? तो उसका मजाक उड़ाएंगे? नहीं, बिल्कुल मजाक नहीं उड़ाएंगे। उसकी गलती का आभास कराएंगे? उसकी अवहेलना करेंगे? अवहेलना भी नहीं कर सकते आप। उसको प्रोत्साहित करेंगे? प्रोत्साहित भी नहीं करेंगे, नहीं तो उसका भाव बढ़ जाएगा। यानी दूसरा जो ऑप्शन है ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 31 पे आते हैं। सॉरी 31 क्वेश्चन मुझे नहीं मिल पाया है। 32 क्वेश्चन जो है इसमें जो है अभी सस्पिशन बना हुआ है, जैसा ही क्लियर होगा आपको मैं बता दूंगा। 33 की बात करते हैं। देखिए 33 क्वेश्चन कह रहा है कि अंकगणितीय ऑपरेशन कौन इसमें नहीं है? तो अंकगणितीय ऑपरेशन मतलब कि मैथमेटिकल टर्म से जो है कौन सही नहीं है, यही हमें बताना है। तो पहला दिया है 8 टू दी पावर समथिंग दिया है, यहाँ कुछ दिख नहीं रहा क्लियर, तो 10 दिया है, ये हो सकता है बराबर में। दूसरा ऑप्शन है a डिवाइडेड इज इक्वल टू 10, ये बिल्कुल गलत है। a डिवाइडेड बाई समथिंग होना चाहिए आपके पास, जो कि गलत है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि नहीं पूछ रहा था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सी वेरिएबल का नाम कौन सा इसमें नहीं है? तो जो चौथा आपका ऑप्शन है इंट स्मेन, यही हमारा आंसर हो जाएगा, बाकी के 3 ऑप्शन नहीं होंगे। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लूटूथ किसका एक उदाहरण है? तो ब्लूटूथ जो है वो उदाहरण है, ऑप्शन दिया गया है कि निजी क्षेत्र नेटवर्क, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क।
तो इसमें जो पहला ऑप्शन है हमारा निजी क्षेत्र नेटवर्क जो है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वाईफाई का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है। तो वायरलेस फाइडेलिटी, मतलब 36 का जो आपका पहला ऑप्शन है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन। चलिए 37 देखते हैं। 37 का रहा है कि FTP स्टैंड्स फॉर, FTP का फुल फॉर्म पूछा गया है आपसे। तो इसका आंसर जो 2 है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यही आंसर हो जाएगा हमारा, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सेवा जो किसी उपयोगकर्ता को इंटरनेट पर कहीं और कंप्यूटर में लॉगिन करने की अनुमति देती है, तो ये कौन सा ऑप्शन है? टेलनेट, FTP, ईमेल और यूजनेट। तो आप जैसा कि आप जानते हैं कि ईमेल जो है ऐसा उपलब्ध कराता है, आपके पास फ़ोन नहीं है तो आप किसी भी कंप्यूटर में, किसी भी मोबाइल फ़ोन में आप इसको खोल के जो है लॉगिन कर सकते हैं। तो तीसरा हमारा आंसर हो गया। 39 देखते हैं। कह रहा है कि इंटरप्रेटर इज यूज्ड एज अ ट्रांसलेटर फॉर, किस लिए यूज किया जाता है? लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, कोबोल और सी। नहीं, हाई लेवल लैंग्वेज जो है इसके लिए यूज किया जाता है। 40 कह रहा है क्या कि द अनअटेंडेड इंटरेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम्स सच एज ऑटोमेटिक टेलर मशीन और ATM इज कॉल्ड एज। तो ATM को जो है कह रहा है कि इस सूचना प्रणाली को क्या कहा जाता है, जो ATM की तरह जो है एक अनअटेंडेड इंटरेक्टिव सूचना प्रणाली है जो ATM की तरह काम करती है। तो इसका जो आंसर होगा वो पहला ऑप्शन हमारा हो जाएगा, कियोस्क। ठीक है। फिर कह रहा है कि अगला क्वेश्चन है 41, 2 इनपुट नैंड गेट की अभिव्यक्ति क्या है? ठीक है, मतलब नैंड गेट को जो है उसका इनपुट जो है कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन आपका 3 है वो आंसर है A.B होल कॉम्प्लीमेंट। 42, EBCDIC का फुल फॉर्म पूछा गया है आपसे 42 में। तो इसमें जो आपका ऑप्शन 42 का जो 3 है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 43 क्वेश्चन कह रहा है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट्स सफिशिएंट टू रिप्रेजेंट एन ऑक्टल नंबर इन बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आपका दिया गया है 4, 3, 7, 8। जो ऑप्शन 2 है, मतलब तीसरा 3 जो आंसर है वही हमारा आंसर हो जाएगा, कि 3 वाला आंसर है, क्योंकि 3 ही होता है बिट्स। ठीक है। चलिए क्वेश्चन 44 की ओर देखते हैं। 44 कह रहा है कि कौन बाइनरी नंबर का सही प्रतिनिधित्व है? कौन जो है रिप्रेजेंट जो किया गया है इसमें, कौन बाइनरी नंबर को एग्जैक्ट रिप्रेजेंट करता है? पहला ऑप्शन नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा पावर में है वो स्क्वायर हो गया, चौथा हमारा आंसर होगा। यही जो है बाइनरी नंबर को रिप्रेजेंट करने का सही तरीका है। चलिए 45 देखते हैं। कह रहा है कि एक दाशमिक संख्या कौन नहीं है? कौन जो है डेसिमल रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है? तो इसमें आपको स्पष्ट दिख रहा है कि तीसरा जो ऑप्शन है वो डेसिमल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। 46 कह रहा है कि 5 का 4 बिट 2' कॉम्प्लीमेंट है। कौन जो है इसका कॉम्प्लीमेंट है 46? तो इसमें जो 2 ऑप्शन है यही जो है इसका कॉम्प्लीमेंट होगा। चलिए 47 देखते हैं। 47 BCD का अर्थ क्या है ये पूछ रहा है हमसे। BCD का क्या अर्थ है पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है बीट वाइज कोडेड डेसिमल, दूसरा दिया गया है बाइनरी कोडेड डेसिमल, तीसरा है बाइनरी कन्वर्टेड डेसिमल और चौथा है बीट वाइज कन्वर्टेड डेसिमल। तो इसमें जो दूसरा हमारा ऑप्शन है यही हमारा आंसर हो जाएगा, बाइनरी कोडेड डेसिमल। 48 देखते हैं। 48 कह रहा है क्या कि कौन जो है रोम्स का प्रकार है? रोम का कौन सा प्रकार है इसमें? तो पहला ऑप्शन है SROM एंड DROM, दूसरा है PROM एंड EPROM और चौथा है कि केवल एक प्रकार का कोई और वर्गीकरण नहीं है, चौथा है PROM एंड EROM। तो इसमें जो दूसरा ऑप्शन दिया गया हमें ये हमारा आंसर हो जाएगा, PROM एंड EPROM। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49। 49 कह रहा है कि VDU स्टैंड्स फॉर, ठीक है, इसका क्या फुल फॉर्म होता है? तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट नहीं होता है, वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट विजुअल डिस्प्ले यूनिट, हाँ ये होता है, यानी ऑप्शन 2 जो हमारा आंसर हो जाएगा, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। 50 लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा इस पार्ट का, इस वीडियो का। कह रहा है कि एक मातृभाषा जिसे कंप्यूटर समझता है, कौन सा एक लैंग्वेज है? द ओनली लैंग्वेज विच द कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स इज। कौन लैंग्वेज है जो जिसको जो है कंप्यूटर समझता है? तो वो अक्सर लोगों को पता है, असेंबली लैंग्वेज ऑप्शन है, बाइनरी लैंग्वेज है, बेसिक है और सी लैंग्वेज है। तो इसमें जो दूसरा ऑप्शन दिया गया हमारा बाइनरी लैंग्वेज,
ये जो है इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों इसमें हमने 50 क्वेश्चन किया। ये हमारा पार्ट 1 वीडियो था। इसमें जो है हमने बीएड बीएचयू एंट्रेंस जो हुआ था मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स ग्रुप का, उसका जो है 50 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में देखा है। अगला 50 जो है आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करेगा कि 51 से 100 तक जो क्वेश्चन है, जो ज़्यादा से ज़्यादा जो जिसमें मैथ्स और स्टैट के जो क्वेश्चन हैं, तो आपका ये रिस्पॉन्स बताएगा कि हम जो है उस वीडियो को कब अपलोड करें और कब जो है हम उसको आपके सामने जो है प्रेषित करें। तो आप लोग उसमें हमारे चैनल में आप कमेंट करके बताइएगा, तो हम ज़रूर जो है अपलोड करेंगे। आप लोग के रिस्पॉन्स के आधार पे हम अपलोड करेंगे। तो इसमें जो है हमने जाना कि 1 से 50 तक जो है जो भी आंसर है, इसमें काफ़ी हमारे जो सहयोगी इसमें रहे हैं, हमने सब हमारी कमेटी जो है मिल करके इसको बनाया है। तो कहीं ना कहीं आपके रिस्पॉन्स पे अगला वीडियो जो है जारी होगा। दोस्तों आप इससे जो है आप थोड़े से संतुष्ट हो सकते हैं कि आप जो है अपने आंसर को मिला सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं कि आपका मार्क्स कितना आता है। और जो कट ऑफ हमने बताया पिछले 2 साल का, तो उसके आधार पे जो हाईएस्ट मार्क्स थे उसके आधार पे आप लगा सकते हैं कि आप कहीं ना कहीं किस लेवल तक हैं, कितना आपका मार्क्स आ रहा है। और कट ऑफ जो है आप रिस्पॉन्स करेंगे हमें, तो हम कट ऑफ भी जारी करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप हमारे चैनल से जुड़िए और जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि हर अगला वीडियो जो है, अगला इसका जो पार्ट 2 आए, आपको आसानी से मिले। और आप जो है उससे आधार पे कहीं ना कहीं जब आप 1 से 100 तक सारे क्वेश्चंस को कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं आप अपने जो मार्क्स हैं उसको आप मतलब कि निर्धारित कर सकते हैं। एक रेंज में आप जा सकते हैं और फिर आगे की आप तैयारी अपनी कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि ये वीडियो अच्छा लगे आपको, तो आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं आपकी तरह जो है इच्छुक हैं कि उन्हें भी कहीं ना कहीं आंसर की ज़रूरत है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।